गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि प्रयाग स्तंभ लेख को किसके द्वारा कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद किले में लगवाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अकबर होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है कि जो कौशाम्बी से उसको लाके लगवाया गया था। तो आप लोग देखेंगे कि जो प्रयाग स्तंभ लेख है, यहाँ पे लेखक हो गया है, उसमें जो इसकी पत्नी है कारुआकी अशोक की और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है, और इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और इसमें बौद्ध संघ के में भेद संबंधी नियम बनाए गए। ठीक है, कि जो भी संघ भेद या संघ की नीति का उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो और एक कौशाम्बी के भिक्षुओं के लिए है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो स्तंभ था पहले कहाँ था, कौशाम्बी में इसको लगाया गया था। ठीक है, जिसको अकबर के द्वारा जो है प्रयाग इलाहाबाद के किले में लगवाया गया बाद में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अकबर। अगला प्रश्न है, सरकार ने 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग का गठन किया था। तो ऑप्शन है शिक्षा की अनिवार्यता लागू करना, विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में उन्नयन हेतु, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना के अध्ययन हेतु। ठीक है, और एक और ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा समस्या का अध्ययन करना। तो आप लोग देखेंगे कि जो सैडलर आयोग था 1917 में जो बना, वो लीड्स विश्वविद्यालय लंदन के उप कुलपति सैडलर के नेतृत्व में बनता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है कोलकाता विश्वविद्यालय की जो समस्या थी अध्ययन के लिए, मतलब जो भी वहाँ पे समस्या आ रही थी उसके अध्ययन के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसके जो सदस्य थे आशुतोष मुखर्जी और एक और नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके दो भारतीय सदस्य थे। ठीक है, उसमें से एक आशुतोष मुखर्जी थे। तो करेक्ट आंसर है इसका कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्या के अध्ययन हेतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा शिक्षा को सर्वप्रथम राज्य सूची का विषय बनाया गया था। तो शिक्षा को जो है राज्य सूची का विषय 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाया गया, जिसमें आप लोग देखेंगे कि प्रांतों में द्वैत शासन भी लागू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तंभ लेख कनक मुनि स्तूप के पास था। ठीक है, तो ये निगलवा सागर जो स्तंभ लेख है ये कनक मुनि स्तूप के पास स्थित है, और कहा जाता है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में यहाँ पर गया और उसने एक स्तूप का निर्माण करवाया, क्योंकि उसका मानना था कि महात्मा बुद्ध से भी पहले कनक मुनि बुद्ध हुआ करते थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था निगलवा सागर में हुआ था। और उनके सम्मान में वहाँ पे क्या करता है, एक स्तूप का निर्माण करवाता है, उसको पुनः संवर्धित करवाता है अपने 20वें वर्ष में। ठीक है, शासनकाल के, और एक स्तंभ लेख वहाँ पे स्थापित करवाता है जिसको निगलवा सागर स्तंभ लेख के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना सन 1906 में किसने की थी। तो आप लोग देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद इसकी स्थापना होती है। इसके साथ ही साथ बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है, जिसके प्रथम प्रिंसिपल अरविंदो घोष बनते हैं। तो उसी तरह इसकी जो स्थापना है 1906 में सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई है। ठीक है, बाकी सर गुरदास बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लघु शिलालेख संख्या 2 में निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है। तो अशोक के शिलालेख हैं, लघु शिलालेख, उनको दो भागों में बांटा गया है, लघु शिलालेख 1 और लघु शिलालेख 2। तो लघु शिलालेख 1 में उसके व्यक्तिगत जीवन और लघु शिलालेख 2 में उसके धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इसमें 2 में क्या पता चलता है, अशोक के धम्म की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के अनुसार, तो ये सिद्धांत जो था वो था कि पहले उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए और वहीं से छन छन के जो है निचले तबके में भी शिक्षा क्या होगी, पहुंच जाएगी। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसके बारे में जो बात करता है वो लॉर्ड मैकाले है, लेकिन इसको सिद्धांत के रूप में कौन देता है, लॉर्ड ऑकलैंड देता है, जो कि भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक है, 1836 से लेके 42 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक के आरमाइक लिपि एवं भाषा का है। ठीक है, तो ये जो है लगमान
प्रथम जो अभिलेख है यह अरमाइक लिपि एवं भाषा का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिक्षा के बारे में अपना प्रस्ताव रखते हुए 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा शुरू करने की मांग किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। अब जो कि मैंने आपको सैडलर आयोग में एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं बता पा रहा था, तो डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद है। तो सैडलर आयोग के 2 सदस्य रहते हैं, एक सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद जो भारतीय सदस्य थे, ठीक है। बाकी जो आपको ऑप्शन में सर हरकोट बटलर दिख रहे हैं, 1927 में बटलर कमेटी का गठन होता है, जो कि देशी रियासतों और ब्रिटिश क्राउन के मध्य जो है संबंधों को पुनर्व्याख्या की जाती है इसमें, ठीक है। मतलब उसको फिर से परिभाषित किया जाता है दोनों के अधिकारों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले है। आप लोग देखेंगे कि इसकी मांग तो बहुत पहले 1910 में ही गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, लेकिन इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा आगे चल के 1944 में सार्जेंट आयोग बनता है, उसमें माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बैराठ में 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किसने किया है? तो वेलसांग ने जो है वहां पे 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है, और बैराठ में ही आपका भाबरू शिलालेख है, जो कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, जिसमें अशोक जो है बुद्ध संघ और धम्म के प्रति क्या आस्था प्रकट करता है, और यही अभिलेख उसके प्रबल प्रमाण है उसका कि वो बौद्ध बन चुका था, ठीक है, जो कि बैराठ जयपुर में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो वेलसांग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था। तो जब आप लोग चार्ल्स वुड का डिस्पैच देखते हैं तो आपको लगता होगा कोई अधिनियम था, कोई अधिनियम नहीं था। लॉर्ड डलहौजी को चार्ल्स वुड के द्वारा एक पत्र लिखा गया था, जो कि जिसमें 100 अनुच्छेद थे, और उसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर और महिलाओं की शिक्षा को लेके सबसे पहले बात की गई थी, ठीक है। और उसी को आधार बना के आप लोग देखेंगे कि 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। लेकिन प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग जिसको भारत में गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया, वो था आपका हंटर आयोग, ठीक है, जो कि प्राथमिक शिक्षा पर बना था, ठीक। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने इंडियन मुसलमान नामक एक पुस्तक भी लिखी हुई है, ठीक है। बाकी जो आपको रैले आयोग दिख रहा है 1902 में बना है, राधा कृष्णन आयोग 1948 में बना है, ठीक है, आजादी के बाद। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस लघु शिलालेख में अशोक के 256 रातें स्तूप निर्माण हेतु भ्रमण में बिताने का उल्लेख है? तो ये आपके अहरौरा मिर्जापुर में स्थित है, उस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो आपको बाबरू अभिलेख दिख रहा है, ये अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, और सबसे छोटा जो अभिलेख है अशोक का वो रुमेनदेही अभिलेख है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशोक के किस स्तंभ लेख से मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी मिलती है? तो आप लोग देखेंगे कि जो निगलवा और रुमेनदेही है दोनों नेपाल में स्थित है, हिमालय की तराई में स्थित है। उसमें से जो आपका रुमेनदेही है वो धार्मिक ना होकर इसका आर्थिक महत्व है, क्योंकि इसमें उसने धार्मिक करों को समाप्त कर दिया, और बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण वहां के लोगों पर राजस्व कम करके 1/6 से कितना कर दिया, 1/8 कर दिया गया था, ठीक है। बाकी जो आपको सांची और सारनाथ और कौशाम्बी के शिलालेख हैं, सॉरी जो लेख है उसमें बौद्ध धर्म और संघ भेद में करने वालों को दंडित करने संबंधी बातों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्तंभ लेख नेपाल की तराई से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें रुमेनदेही तो है नहीं ऑप्शन में, तो निगलवा स्तंभ लेख है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, निगलवा स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है, दिल्ली टोपरा संभवतः मूलतः अंबाला में था, किसने इसे दिल्ली में गढ़वाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक घिरनी वाले यंत्र के माध्यम से इसको जो है लाके दिल्ली में स्थापित करवाया गया था, जिसका वर्णन आपको सीरत फिरोज शाही में मिलता है। और आप लोग देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस स्तंभ लेख को जरीन स्तंभ लेख या स्वर्ण स्तंभ लेख भी कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण है? तो भाबरू जो कि बैराठ में स्थित था राजस्थान में, ये अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसमें इसने बुद्ध धम्म और संघ के प्रति क्या है आस्था प्रकट करी है। और
और बाकी जो आपको दिख रहा है मास्की, गुर्जरा और उद्गोलम, ये ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, भाब्रू अभिलेख से इसके प्रबल बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना निम्न में से किसने प्रस्तुत की थी? तो 1937 में हरिजन पत्रिका में इसका जो खाका है महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था, और वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इन्होंने इस योजना को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, सभी लोक सेवाओं को एक खुली प्रतियोगिता के आधार पर भरे जाने का प्रावधान तथा अंग्रेजी ज्ञान को वरीयता दिए जाने के संबंधित प्रावधान सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो ये डलहौजी के द्वारा किया गया 1853 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मगध से पश्चिम की ओर तथा बनारस से 35 किमी दक्षिण में लगाए जाने वाले शिलालेख कौन सा है? तो अहरौरा शिलालेख की यहाँ पे बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? तो राधा कृष्णन आयोग भारत की आजादी के बाद गठित होने वाला पहला आयोग है, और इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई है। विश्वविद्यालय जो जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है उसमें सुधार और सुझाव मांगे गए थे इससे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो वुड के डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अलावा जो मैकाले मिनट है, इसको जब आप देखेंगे तो इसी ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति की नींव रखी थी, ठीक है। शिक्षा मतलब पाश्चात्य शिक्षा की मेनली इसने क्या कर रखा था? नींव रखा था, और कहा गया कि जो भी पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी उसका माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी होगा। और वुड के डिस्पैच में ही सबसे पहले आधिकारिक रूप से महिला शिक्षा के संबंध में बात की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तंभ लेख में अशोक की धम्म यात्रा का उल्लेख है? तो निगलवा सागर और रुमिनदेई दोनों अभिलेखों में जो है अशोक की धम्म यात्रा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में आ रही गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने 1929 में किस समिति की नियुक्ति की थी? तो हारगोट समिति की नियुक्ति की थी 1929 में, और इसी के सुझाव पर 1935 में कैग, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अलावा जो आपको सैडलर समिति है 1917, राधाकृष्णन आयोग या समिति 1948, और भी मैं आपको और कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे रैले कमीशन 1902 में आया, और इसके आधार पे विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया, ठीक है। इसके अलावा लिंडसे आयोग श्रम शिक्षा मिशनरी शिक्षा पे कब आया? 1929 में ही आया, ठीक है। सार्जेंट आयोग भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कब आया? 1944 में आया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की बात पहली बार की गई, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आयोग हैं जो समय समय पर भारत में आए हैं, और सबसे पहला भारतीय आयोग जो मैंने आपको बताया वो था हंटर आयोग, ठीक है, जो विलियम हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन के समय बना था। अगला प्रश्न है, सार्जेंट योजना 1944 के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो 11 से 17 वर्ष तक 6 वर्ष अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था सही है। सार्जेंट योजना के अंतर्गत 20 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाना था, ये गलत है। देश में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाए, ये सही है। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ये भी सही है। उसमें जो लक्ष्य रखा गया था 40 वर्ष में शिक्षा के पुनर्निर्माण का रखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में की गई, और इसके दो सदस्य थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी, जो कि भारतीय सदस्य थे, ठीक है। बाकी चार्ल्स वुड 1854 में अपने डिस्पैच के लिए जाने जाते हैं, जिसको वुड के डिस्पैच के नाम से हम जानते हैं, जो 100 अनुच्छेद का था। और हंटर जो है, 2 हंटर हुए, एक हंटर कमेटी जो बनी वो शिक्षा पे थी, प्रथम भारतीय शिक्षा कमेटी थी, और एक जो बनी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनी 1919 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका है सर थॉमस रैले, और 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बनता है, और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक का सबसे दक्षिणी अभिलेख है? तो जो सबसे दक्षिणी अभिलेख है वो एरनगुडी अभिलेख है, जो कि ब्रुस्टोफेडन शैली में लिखा गया है। ब्रुस्टोफेडन शैली का मतलब है जो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में लिखा गया है, ठीक है। और ब्रुस्टोफेडन शैली क्या है? जो पहले दाएं से बाएं लिखी जाती है,
फिर बाएँ से दाएँ लिखी जाती है। जैसे आप उर्दू देखोगे तो उर्दू दाएँ से बाएँ लिखा जाता है और देवनागरी देखोगे तो बाएँ से दाएँ लिखी जाती है। तो वैसे ही समझ लो कि खरोष्ठी उर्दू की जो आज की लिपि है वैसे टाइप की थी, ठीक है? तो ब्रूस्टो-फेडन शैली पहले दाएँ से बाएँ, फिर बाएँ से दाएँ, ठीक है? तो और उसके अलावा जो आपको बाबरू अभिलेख दिख रहा है, मैंने आपको बताया अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक के बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण इससे मिलता है। मास्की, गुर्जरा और उर्गोलम अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। जो कंगन हल्ली अभिलेख है, इसमें अशोक को राजा अशोक कह के संबोधित किया गया है और एकमात्र अभिलेख है जिसपे अशोक का चित्र खुदा हुआ है, ठीक है? ऐसा अशोक के किसी अभिलेख में देखने को नहीं मिलता है। ये भी कर्नाटक में ही है, लेकिन सबसे दक्षिणी कौन-सा है? एरनगुडी अभिलेख है, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो जो कौशाम्बी अभिलेख है, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें करुआकी और तीवर का उल्लेख है, जो कि अशोक की एक पत्नी है और एक पुत्र है। इसके अलावा अशोक के चाहे जितने स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख हैं, उसमें उसके किसी भी पारिवारिक सदस्य का नाम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस रियासत ने 1906 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की थी? तो बड़ौदा। बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा ये पहल की गई थी और ब्रिटिश भारत से लेकर रियासतों में चाहे जिसकी भी बात कर लिया जाए, सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 1906 में बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजीराव तृतीय के द्वारा किया गया, ठीक है? और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कब किया गया? 1944 में सार्जेंट आयोग में, ठीक है? सार्जेंट आयोग का जब गठन किया गया तो सर सार्जेंट ने ये सुझाव दिया कि जो है 6 वर्ष के 11 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया जाए? शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए। अब भारतीयों द्वारा तो बहुत बार-बार मांग उठाई जाती रही। 1910 में गोखले ने मांग उठाई, 1937 में वर्धा में महात्मा गांधी ने मांग उठाई, ठीक है? लेकिन उसको नहीं माना गया। तो इसका करेक्ट आंसर है बड़ौदा। अगला प्रश्न है, इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। मैकाले मिनट के अनुसार अंग्रेजी भाषा को प्रशासन व उच्च शिक्षा का आधार माना गया, सही है। बेंटिक द्वारा मैकाले मिनट को 7 मार्च 1835 को स्वीकार किया गया, सत्य है। और मैकाले मिनट को मैकाले ने पढ़ा कब था? 2 फरवरी 1835 को पढ़ा था। इसके अलावा जो आपका एक ऑप्शन है कि 1835 ईस्वी में राजभाषा के रूप में फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया, तो ये भी करेक्ट है। तो आप लोग देखेंगे कि जब फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया, तो जो हिंदी उर्दू विवाद चल रहा था वो भी क्या हुआ? कहीं न कहीं खत्म होने की कगार पे पहुँच गया। ठीक है? तो ये सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में कौन-सा प्रसिद्ध शिलालेख स्थित है? तो भाब्रू अभिलेख जो है आपका, जो कि ऐसे तो मूलतः बैराठ जयपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान कलकत्ता संग्रहालय में इसको क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। तो आज हमने 30 प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खासकर जो अशोक से संबंधित प्रश्न थे और अशोक के अभिलेखों के संबंध में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है, तो इसको आपको एक बार मतलब फिर से देखना पड़ेगा कि अशोक के अभिलेख कैसे, कब, कहाँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। मैं भी जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाता हूँ, तो उसके पहले इसको पूरा पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि इसको जब पढ़िए उसके बाद भूल जाता है, ठीक है? तो मोटा-मोटी तो याद रहता है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो आप लोग अगर अशोक के अभिलेखों से संबंधित प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे भी एंशिएंट पूछा जाता है, तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार रिवाइज़ करके जाया करिए, ठीक है? मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।